हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग होगा उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने मोबाइल, इंस्टाग्राम और स्नैप, नहीं, अपने पढ़ाई को लेकर के। जो बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी कोई कंफ्यूजिंग चैप्टर नहीं होता है, बल्कि इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चैप्टर होता है कि सर मजा आता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब समझते हैं ना सर, बहुत मजा आता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में देखो कैलकुलेशन बहुत कुछ नहीं है। जैसे हम लोग इन्वर्सिटी को देखे थे, ढेर सारा फॉर्मूला है। उसी तरह कुछ और भी चैप्टर्स होता है जहाँ पे ढेर सारा फॉर्मूला, बहुत सारा स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशंस। बट प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का जितना कहानी है सभी उसके क्वेश्चन में रहता है। और जब कैलकुलेशन देखोगे, ये दूसरा 2 लाइन का कैलकुलेशन है, वो गरीब गरीब फॉर्मूला है, यहाँ पे गरीब कैलकुलेशन है। यहाँ पे जितना कंसेप्ट रहता है सब कहाँ होता है, क्वेश्चन में रहता है। और उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में भी जबरदस्त क्वेश्चन बनाया जाएगा ताकि बच्चे और कंफ्यूज हो जाए और वही बच्चे आगे निकले जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने किसमें, असर पढ़ाई में। ठीक है। तो अच्छा, इसका सम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग जान ले, क्योंकि कुछ महान बच्चे भी इस वीडियो को देखना स्टार्ट किए होंगे जिनका प्रोबेबिलिटी में स्कोर है 0, यानी कि ग्राउंड लेवल पे है। कुछ बच्चे ठीक है अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, सिलेबस कंप्लीट रखे वो लोग, बस प्रैक्टिस के लिए लोग अलग अलग सोर्स से क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो मेरे तक पहुंच गए होंगे। चलिए सर, आपका भी कुछ क्वेश्चन उठा करके हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग आए होंगे। और कुछ बच्चे तो उस उम्मीद से आए हैं कि सर स्कूल में हो गया, ट्यूशन में हो गया, अब कुछ उपाय नहीं सर, बस आप ही एक सहारा है प्रभु, अब आप ही बता दीजिए हम लोग को क्या करना है। तो अगर जो बच्चे ग्राउंड लेवल पर हो, यानी कि जिनका स्कोर 0 है, तो टेंशन नहीं लेने का है। तुम लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, ये पार्ट 1 शायद आएगा, उसके बाद पार्ट 2 भी हम लोग का आ सकता है। और चूंकि प्रोबेबिलिटी का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है तो मे भी पार्ट 3 भी इसका आ सकता है, वो देखेंगे, बाद में देखा जाएगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट करें इसको करना। लेकिन हाँ, इस एमसीक्यू देखो, अभी हम लोग क्या पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि मतलब पूरा बुक का 1 to 1 पूरा क्वेश्चन बना रहे हैं कंसेक्यूटिवली, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस यहाँ पे हम लोग चूंकि सेम 3 एमसीक्यू बेस्ड है तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, उसके साथ में जिन बच्चों का ग्राउंड लेवल पे मैथ है, यानी कि जिनका प्रोबेबिलिटी एकदम 0 है, तो वो लोग कंसेप्ट भी यहाँ समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि बस हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बोले बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वाह हो रहा, बहुत आया, मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा, उससे पहले भी तुम लोग मेरा वीडियो अगर देखे होगे यूनिवर्सिटी को वगैरह का, तो देखोगे कोई भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसका जो कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज है, पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए, आने वाले क्वेश्चन में तुम लोग समझ पाओ। ऐसा नहीं कि बस ऑप्शन सी ऑप्शन डी बता दिया, ऐसा नहीं है हम। तो इसीलिए खूब अच्छे से जमे रहना वीडियो के लिए, जैसा कि हम हर वीडियो में तुम लोग को बताते हैं कि अगर पार्ट 1 देख रहे हो, पार्ट 1 में अगर 15 क्वेश्चन है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा घर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, बच्चा अभी अचानक से जोश आ गया है, अगर वो एक साथ इतना वीडियो मेरा नहीं देख पाओगे, जैसे 15 क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं, दोनों पार्ट एक साथ नहीं देख पा रहे, तो भाई उसको डिवाइड कर देना, 5-5 क्वेश्चन करके देखेंगे, अपने स्टैमिना के हिसाब से अपना डोज लेना। अब जो बच्चों को पता है कि वो ठीक है 4 घंटा बैठ के वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकता है, तो ठीक है देख लो भाई, 2-3 पार्ट एक साथ देख लो, 2-3 चैप्टर का वीडियो देख लो। लेकिन जो बच्चों के लिए शुरुआत है तो वो इतना ज़्यादा लोड मत ले लेना। 5 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन देखो, उसको प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद फिर बाद में वीडियो देखो, 1 घंटा बाद देख लो, 2 घंटे बाद देख लो, या एक वीडियो सुबह देखे 5 क्वेश्चन का, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 10 शाम में देखेंगे। ये थोड़ा जो गरीबी है बच्चों लोगों को, उन लोगों के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज एक पार्ट तो पूरा एक साथ देख ही सकते हैं। साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठना, क्योंकि देखो ये तो कोई कॉमेडी शो है नहीं, कोई रील्स तो नहीं है कि बस देखें और स्क्रॉल कर दिया, ये भाई मैथ है। और जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा वो हिला हुआ है उन लोगों के लिए भी खास करके, तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो, फॉर्मूलाज नोट डाउन करते रहो, तो एक फील आएगा कि हाँ भाई चलो क्लास चल रहा है। और नहीं तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, वीडियो में देखते हैं तो बट उनको फील नहीं आता है, फिर वो लोग स्क्रॉल कर देते हैं, हटा देते हैं और अपना मन चाहा वीडियो चालू कर लेते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए पहले कॉपी पेन सब लेकर के बैठो, मेरे साथ साथ करते रहना, तभी वो फील आए कि हाँ सर पढ़ाई चल रहा है। नहीं तो लगेगा कि भाई सर कोई न्यूज़ सुना रहे हैं या कॉमेडी शो चल रहा है। ठीक है। तो चलो पहले हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, हमारे जीवन में 2 टाइप का घटना होता है, 2 टाइप का। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर है वो लोग स्किप कर देना, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। और जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो लोग स्किप नहीं करना, हर एक एक स्टेप्स देखते रहो। हम लोग के जीवन में बहुत सारा इवेंट्स होता है, यानी कि बहुत सारा घटना हम लोग के साथ घटता है। अब ये इवेंट्स हम लोग का 2 टाइप का होता है। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक,
एक होगा हम लोग का डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक, और दूसरा क्या होता है प्रोबेबिलिस्टिक। ये हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिस्टिक, माने कुछ ऐसा घटना होगा ना जो तुमको पता है कि ये चीज होगा। जैसे आज 8 जुलाई है तो कल 9 जुलाई होगा, ये हमको पता है, ये हो गया हम लोग का डिटरमिनिस्टिक। आज अगर वेडनेसडे है तो कल थर्सडे होगा, ये हम लोग को पता है। आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई है तो भाई कल 9 जुलाई होगा, हमको पता है। ये अगर जुलाई का महीना चल रहा है, ये अगर जुलाई का महीना चल रहा है तो उसके बाद अगस्त का महीना आएगा, हमको पता है। हमने घर में एक कांच का बर्तन तोड़ दिया, अम्मी पिटाई करेगी, हमको पता है। अरे ये कहाँ से आ गया, हाँ ये भी होता है, गड़बड़ की है तो पिटाई पक्का है। अम्मी से अगर बच गए हैं, अम्मी नहीं मारी तो पापा पीटेंगे, हम लोग को पता है। तो कुछ ऐसा इवेंट होता है जो हम लोग के जीवन में हमको पता होता है कि ये चीज होगा, ये घटना होगा। बट कुछ ऐसा इवेंट्स होता है जो हम लोग को नहीं पता रहता कि क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। जैसे मौसम बहुत खराब है, बादल घिर आया है, अब ये आदमी परेशान है कि अरे सर लगता है बारिश होगा, बारिश होगा, बारिश होगा। वो कहीं काम से निकल रहा था, देखा मौसम खराब हो रहा है, वो क्या किया घर में जाके बैठ गया। पूछा गया क्यों, क्या हुआ भाई, तो बोल रहा अरे सर बहुत तेज बारिश होने वाला है, अभी हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे। वो पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज करके एकदम मस्त एसी वेसी चला कर घर में टीवी ऑन करके बैठा हुआ है, क्यों बाहर बारिश होगा। लेकिन कुछ देर के बाद में क्या देखते हैं कि बादल हट गया और सूरज पहले से और बड़ा हो गया। नहीं नहीं, और कैसे बड़ा होगा, सूरज यानी कि अपना यहाँ पे रेज मारने लगा भाई, धूप देने लगा। इसकी मम्मी आती है, ऐसे कोई लोग आते हैं आके एकदम चिल्लाते, ओए क्या हुआ, गया नहीं, अरे क्या बोले बाहर बारिश होने वाला है बहुत तेज। बोलेगी खिड़की खोल और दिमाग खोल, देख बाहर बारिश नहीं है भाई, धूप है। तो बोलेगा यार ये क्या हो गया, तो मेरे साथ गेम हो गया, मौसम खराब था, बारिश होने वाला था। अरे भाई वो इवेंट से आपका प्रोबेबिलिस्टिक था, वो आप इतने बड़े ज्ञानी थोड़ी निकल गए कि भाई आप देख के बता देंगे कितनी देर बारिश होगा, कब तक बारिश होगा। कभी कभी देखना हम लोग मोबाइल में वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं कि भाई हम निकलने वाले हैं 2 घंटे के बाद, देखते हैं 2 घंटे बाद बारिश होगा कि नहीं, अब हम चेक करें हाँ जोरदार बारिश होगा, वो पता चला बारिश ही नहीं हुआ। तो वेदर फोरकास्टिंग वाला भी क्या करता है, वो भी उन लोग का प्रोबेबिलिस्टिक होता है। हालांकि उन लोग कुछ डेटा बेस्ड उन लोग का इन्फॉर्मेशन रहता है, बट फिर भी देखोगे वहां पे कुछ प्रोबेबिलिस्टिक इशू आता है। तो यहाँ पर भी देखो इसके साथ वही बादल गिर गया था, बारिश होने वाला था बट हुआ नहीं, तो ये इवेंट कैसा हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिस्टिक हो गया। इसके अलावा मान लेते हैं कि कोई मैच चल रहा है, सपोज करो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है भाई, मैच स्टार्ट हुआ। अब इंडिया भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है, वो बात अलग है। अगर हम लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं सर इंडिया ही जीतेगा, वो मालूम हो गया हार गया। क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिस्टिक हो गया। अब तुम कोई बहुत बड़े ज्ञान आदमी तो नहीं होना कि बस जो मुंह से बोल दिए वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको लग रहा था इंडिया ही जीतेगा क्योंकि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीत गया ऑस्ट्रेलिया। या फिर हमको लगा यार इंडिया बहुत खराब परफॉर्मेंस कर, हमको लग रहा हार जाएगा, लेकिन वो जीत गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया। तो यहाँ पर भी इवेंट क्या हो गया, प्रोबेबिलिस्टिक हो गया। अगर हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, अगर कॉइन टॉस करेंगे तो तुमको क्या पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं पता है। तो ये क्या होता है हम लोग का प्रोबेबिलिस्टिक होता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हाँ अगर दोनों साइड हेड लगा दे हम लोग कॉइन में, उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए सर क्या आएगा, हम बोलेंगे हेड आएगा, और हेड ही आएगा भाई, हेड ही आने वाला है क्योंकि दोनों साइड क्या है, दोनों साइड हेड है। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक नहीं हुआ, ये क्या हो गया हम लोग का डिटरमिनिस्टिक हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम लोग ये दो मेन टॉपिक समझ में आ गया होगा, डिटरमिनिस्टिक क्या होता है और प्रोबेबिलिस्टिक क्या होता है। तो हम लोग का जो गाड़ी आगे बढ़ेगा वो प्रोबेबिलिस्टिक से आगे बढ़ेगा, डिटरमिनिस्टिक का डिस्कशन हम लोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग बात किसका करेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक का। अब इसके अंडर में बहुत सारा कंसेप्ट आता है, हम लोग जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है वो सब डिस्कस करेंगे। इन सभी कंसेप्ट के बिना तुम लोग प्रोबेबिलिटी सही से नहीं बना पाओगे, और अगर ये सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन समझ पाओगे, अदरवाइज रटना होता है। बहुत बार होता है कि बच्चे ना क्वेश्चन को रट लेते हैं, बट उनको भी नहीं समझ में आता कि वो रटे हैं, उनको लगता है वो समझ गया, ज्ञानी बन गया उस क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि सर कोई क्वेश्चन बताए, बच्चे उसको देख लिए, हाँ ठीक है समझ गए, ए बहू बना के दिखाओ, ओ भड़ भड़ हाँ सर बना दिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम समझ गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में आ गया, उसका कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में आ गया है। तो ये सब कंसेप्ट अगर जान के रखोगे तभी सब तुमको समझ में आएगा, और नहीं तो रटना पड़ेगा। और रटा हुआ चीज वही वक्त काम आएगा, जो रटे हैं वो एग्जाम में आए तभी फायदा होगा।
और अगर मान लेते हैं कि रटा हुआ चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो गया तो वहां तो उलट जाएंगे और बोलेंगे यार सर दिन रात मेहनत की, इतना बार प्रैक्टिस के, क्या बताए मार्क्स मेरा सही नहीं आया। तुम प्रैक्टिस कहाँ कर रहे थे भाई, तुम तो रट रहे थे उन चीजों को, एक चीज को 10 बार बना रहे, समझे नहीं थे, रट रहे थे उसको। वो क्वेश्चन आता तो फिर जबरदस्त मार्क्स आता, बट वैसा तो नहीं होता कि तुम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वही आ जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ये सभी कंसेप्ट अच्छे से समझो तभी समझ पाओगे। प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर में हम लोग का पहला टॉपिक आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट वर्ड तो जानते हो, और खास करके जो साइंस के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तुम लोगों को तो पता ही है कि एक्सपेरिमेंट के माने क्या होगा। अभी आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जैसे सपोज करो कि हम एक महीने से लगातार बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हैं, एक महीने से लगातार कोई भी एक टॉपिक पे या कोई भी डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बच्चों को लगातार एक महीने से हम पढ़ा रहे हैं। करीब मेरे क्लास में सपोज करो कि 50 बच्चे थे, 50 बच्चे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि यार हम एक महीने से पढ़ा रहे हैं कि पता नहीं बच्चे मैथ सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। तो एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके हम समझना चाहते हैं कि बच्चों को मेरा एक महीने से पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम अनाउंस कर दिए क्लास में कि कल हम आएंगे और क्लास में आ करके किसी 5 बच्चों को हम बोर्ड पर बुलाएंगे और बुला करके हम बोलेंगे ये सम्स करके दिखाओ। अगर कोई 5 बच्चों को बुलाते हैं, अगर वो सम कर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ तुम लोग मैथ समझ रहे हो, और अगर नहीं कर पाए तो हमको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है हमारे बीच में, या तो हम तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहे या तुम हमारे तक नहीं पहुंचना चाह रहे हो, कुछ हो सकता है। तो उसका फिर हम लोग कोई सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते। तो अगर हम बोल दें कि किसी 5 बच्चों को हम बुलाएंगे, ये हम बोल करके चले गए, नेक्स्ट डे हुआ हमारी क्लास में और आ करके क्लास में से हम 5 बच्चों को उठाना चाहते हैं। अब जैसे ही 5 बच्चों को उठाना चाहते हैं तो पहला बच्चा का हम नाम लिए कल्लू, बोर्ड पर आओ। अब कल्लू बोला देख रहा सर मेरे को जानबूझ के बुलाई नहीं भाई, कैसे रहे क्लास में बात करते हैं ना, सर मेरे को पसंद नहीं करती ने। अब देखो, अब उसको पता था, क्लास वाले को भी पता था सर कल्लू को बुलाने वाले पहले। तो अगर कल्लू को पता है, क्लास वालों को पता है, हमको पता है, सबको अगर पता है कि कल्लू ही आएगा, तब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। रैंडम मतलब होता है कोई भी 5 बच्चे। उसके बाद हम बुला रहे हैं दूसरा बच्चा, जैसे मंगलू यहाँ आओ, तो बोला देखा हमको पता था सर हम ही को बुलाएंगे। अब ये जो दोनों महान व्यक्ति हैं ये दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं, तो कल्लू और मंगलू आ गया। उसके बाद में थर्ड में बुलाया मंगू चमार। अरे एक कैरेक्टर है, बचपन में पढ़े थे हम, तो चमार नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मंगू लिख रहे हैं। कोई बच्चा अगर मंगू नाम का देखते होगा वीडियो तो कुछ माइंड मत करना, क्योंकि हम बचपन में कहानी पढ़े उसमें कैरेक्टर था मंगू चमार करके। तो खैर मंगू को हम बुला लिए, MA लिख दिए। वैसे करके अब देखो उस टेबल में और 2 दागी माल है। दागी माल समझ रहे हो ना, जैसे ये तीनों है वैसे और 2 दागी माल है। उन लोग को बिना बुलाए उन लोग टेबल पे खड़ा हो गया, सर आ रहे। हम बोला तुमको कैसे पता, हम तुम्ही को बुलाने वाले हैं। बोला सर हमको पता है, आप हम ही लोग को टारगेट कर रहे हैं। तो अब देखो ये तो रैंडम नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग को पता था, क्लास वालों को भी पता था कि वही को उठाने वाले। तुम लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, देखना क्लास में टीचर आकर बोले ए आंसर दो। अब जानते हैं तुम नहीं दे पाओगे, तुमको जलील करने के लिए बोला जा रहा है कि आंसर दो, क्या क्लास में उस्ताद बनते फिरते हैं ना, इसीलिए। तो ये चीज हम लोग का रैंडम नहीं हुआ, ठीक है। रैंडम कब होता, ऐसा होता कि क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों के नाम का हम छोटा छोटा चिट पुड़िया बना करके लेके आते। बचपन में तुम लोग खेले ना राजा रानी, वो बेचो बेचो करके जो खेले होगे, तो 5 पुड़िया बना करके, 5 चिट बना करके हम लेकर के आते। 5 नहीं सॉरी 50 चिट ना, 50 चिट बना करके हम ले करके आते और किसी एक बच्चे को बुलाते। हम नहीं, अभी हम उठाएंगे पुड़िया तो फिर बच्चे लोग बोलेगा देखा, अब मान लो पुड़िया में फिर कल्लू का नाम आ गया, बोले देखा हमको पता था सर, गेम कर ही ना हम लोग के साथ, पूरा 50 पुड़िया में कल्लू लिखा हुआ है इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, हम जो है कोई बच्चों से नाम लिखवाएंगे और उसमें से एक बच्चा, अगर कल्लू पे ज्यादा हमको डाउट, उसी को बोलेंगे इधर आ तो पुड़िया उठा। अब वो आ करके एक पुड़िया उठाया और सच में उसका नाम आ गया मेरे से। तो अच्छा अब वो मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता है, क्योंकि हम 50 पुड़िया उन लोग से ही बनवाए थे, 50 नाम लिखवाए थे और पुड़िया भी हम उसी से उठवा रहे हैं उसको भरोसा दिलाने के लिए। अब उसका नाम आ गया, तब हम क्या करें, उसका किस्मत इतना अच्छा है तो अब देखो कल्लू का नाम आ गया। अब सेकंड पुड़िया राजा, थर्ड पुड़िया
चुन्नी, फोर्थ में मुन्नी, क्या है भी नाम हम लोग क्लास में बच्चे लोग का। उसके बाद में एक कैरेक्टर हम लोग का ले लेते हैं और चुन्नी मुन्नी चापो। जबरदस्त कैरेक्टर है, हम लोग के बगल मोहल्ले में रहता है, चापो चापो भाई। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 5 लोग। अब ये जो 5 चीट उड़ाए हैं, मैंने 50 चीट उड़ाए हैं और उसमें सब 5 चीट जो हम लोग निकाले हैं, अब ये जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा, रैंडम। कोई बच्चा हमको ये नहीं बोल सकता कि सर आपने टारगेटेड बच्चों को उठाया है यहाँ से ना, ये हो गया हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब रैंडम होगा तभी तो प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि अभी चिट उड़ने वाला है। अब 50 बच्चे सोच रहे हैं कि भाई कहीं मेरा नाम ना आ जाए, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, कहीं मेरा नाम, अब उन लोग डाउट में है, तभी तो होता है प्रोबेबिलिस्टिक। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कंसर्न विद प्रोबेबिलिस्टिक। तो मेरे ख्याल से तुम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। देखो कि बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो उस क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा रहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बस समझ जाता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी का कुछ एक तो है, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा हम लोग का आता है बायस्ड और अनबायस्ड। एक होता है बायस्ड और एक होता है अनबायस्ड। ये वर्ड अगर प्रोबेबिलिटी से अगर हम हटा भी दे, अगर प्रोबेबिलिटी से हटा दे, तो ये नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। मेरे ख्याल से ये सब तुम लोग अपने रियल लाइफ में सुने होंगे। वो होता नहीं, बोलता कि भाई ते बायस है बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग कभी कभी क्लास में फेस करना पड़ता है, बच्चे मजाक से बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं क्लास में, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं ट्यूशन में, जैसे तो यहाँ पे 2 रो है, एक गर्ल्स का है, एक बॉयज का रो है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ कभी तो ऐसा होता है कि गर्ल्स वाले साइड में ना फैन ज़्यादा है, पंखा ज़्यादा है, तो अब लड़के बोलते हैं सर आप सही नहीं करते सर, लड़की लोग के साइड में पंखा सर ज़्यादा है, तो लड़की लोग यहाँ बैठती है, वो लोग यहाँ पंखा ज़्यादा है, तो आप सर बायस्ड है टुवर्ड्स गर्ल्स, वो लोग बोलता है हमको। तो बायस्ड मतलब क्या, हम फेवर कर रहे हैं। अच्छा अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, बच्चे लोग प्लान में, तो हम उन लोग को बोले कि भाई कोई भी कहीं बैठ सकता है। अब लड़का लोग क्या प्लान बनाया, नेक्स्ट डे वो लोग ना वो आधा घंटा पहले आ गया, और जिस साइड में फैन ज़्यादा है उस साइड में आ करके वो बॉयज़ लोग बैठ गया हवा खाने के चक्कर में। अब जो वो लोग आके जगह कब्जा लिया, तो गर्ल्स लोग यहाँ बैठ गई। अब गर्ल्स लोग हमको बोल रही कि सर आप सर बॉयज की तरफ बायस्ड है, आप ही इन लोगों को बोले हैं ना कि जाओ जाके पंखा की तरफ बैठ जाओ और लड़की लोग गर्मी में बैठेगी। हम लोग नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं बोले। अब देखो जिसको फेवर अगर लगेगा कि आप कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, बायस्ड हो। तो बायस्ड और कैसे हो सकता और समझ लो, ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हुआ। अब तुम लोग को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक कॉइन है, सपोज करो हेड है और उसके एक दूसरे साइड में टेल है, ठीक है, और एक कॉइन है जिसमें हेड हेड लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट आता है हमको बोलता है सर हम एक कॉइन लाए हैं जिसमें हेड और टेल है, बताइए हेड आएगा या टेल आएगा। तो भाई कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जब कुछ भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ देखो दोनों साइड में हेड है। अब हमसे अगर आके पूछेगा सर बताइए टेल आएगा कि नहीं, मारेंगे कंटाप, बोलेंगे सर दोनों साइड में हेड लिख के रखा और हमसे बोला टेल आएगा कि नहीं, हम लोग चल उड़ा हेड आएगा। और देखो हेड ही आएगा, हमको पता क्या, हमको क्या सबको पता हेड आएगा। जब तुमको कंफर्म हो कि यही चीज आएगा, तो उस टाइम वो क्या बन जाता है, बायस्ड बन जाता है। उसी तरह मान लेते हैं एक डाई हम लोग के पास में है। अच्छा डाई और डाइस में क्या डिफरेंस होता है, देखो कि क्वेश्चन में कहीं डाई लिखा रहता है, कहीं डाइस लिखा रहता है। डाइस सिंगुलर होता है, ये डाइस समझ रहे हो ना, डाइस जो लूडो खेलने में तो गोटी नहीं होता, उसको फेंकने से 1 2 3 ये सब नंबर आता है, जिसके हिसाब से गोटी बढ़ाते हैं हम लोग। तो भाई अगर सिंगुलर रहेगा तो डाई, प्लुरल रहेगा तो क्या होता है, डाइस होता है। तो ये डाई और डाइस में डिफरेंस है। बहुत बार तो होता है बच्चे लोग क्या कहते हैं मालूम है, ये डाइस ही जानता हो, लोग डाई जानता ही नहीं है। क्वेश्चन में कितनी बार होता है ना कि डाई लिखा रहता है, वो क्या करता है व्हाइटनर मार के ना डाइस लिख लेता है। और बोलते जानते हैं सर किताब में बहुत गलती है, लेकिन हम ठीक कर लेते हैं। हम लोग कहाँ ठीक क्यों, बोले तो सर डाई लिखा होता, हम डाइस लिख दिया। हमने बोला कहीं का, अरे एक तो डाई वहां पे था ना, बोला हाँ सर, हमारा डाई ठीक था। अब देखो कोई क्वेश्चन होता है कि ऐसा जैसे 2 डाई एक साथ फेंका गया, एक मेरे पास एक तुम्हारे पास है, साइमल्टेनियसली उसको हम लोग फेंक रहे हैं, तो 2 हो गया ना, तो वहां पे रहेगा डाइस, और सिंगुलर रहेगा तो डाई। तो ये भी हम तुम लोग का डिफरेंस बता दिए। तो अब सोचो कि मेरे पास में कोई डाई या डाइस है, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें पॉइंट्स होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होता है।
अब हमसे कोई बोलेगा सर हम डाई फेंक रहे, बताइए 1 आएगा कि नहीं। अब भाई अब हमको तो डाउट है था, मतलब कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या है मेरे लिए, बायस्ड या अनबायस्ड? सर अनबायस्ड है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे 1 लिखे, 2 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 6 लिखे, 6 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 6 लिखे और फिर 6 लिख दे। अब देखो 4 बार 6 लिख दिया है और हमसे कह रहा है सर बताइए 1 आने का प्रोबेबिलिटी। अब ये भाई वो तो गड़बड़ी डाई लेकर के चला आया है ना, वो तो 4 बार 6 लिखा हुआ है, वो तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग ये डाइस को बदल देंगे। उसके बाद देखोगे उसको अनबायस्ड बनाने के लिए ना बहुत टेक्निक हम लोग लगाते हैं। कभी कभी देखोगे चिट वाला कोई हम लोग गेम खेलते हैं, उन्हीं चिट को हम लोग ऐसे 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 करते हैं, ऐसे करके जो फूंकते फिर बोलते हैं भाई एक तो उठा इसमें से। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो चिट ऐसे 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 करके हम लोग उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे करके किए हम लोग, तो क्या करते हैं उसको अनबायस्ड बनाते हैं, अनबायस्ड, ताकि वो रैंडम रहे, प्रोबेबिलिस्टिक रहे। देखोगे बचपन में कभी कभी हम लोग चीटिंगबाजी करते थे, चीटिंगबाजी तो बहुत गेम में हम लोग करते थे, जैसे राजा रानी वाला कोई गेम हो ना, राजा पुलिस वाला, चोर पुलिस वाला हुआ, या बेचो बेचो करके खेलते थे। तो उसपे हम लोग जानबूझ के जब पुड़िया मोड़ते थे चिट, तो राजा वाला जो चिट रहता था उसको थोड़ा बड़ा मोड़ देते थे, या सबसे छोटा मोड़ते थे, या फिर थोड़ा सा कोनी फाड़ देते थे उसका, ताकि जैसे फेंके एकदम हड़बड़ा के राजा वाला ही उठाते थे। अब आदमी डाउट कर रहा है कि यार सर का बार बार राजा कैसे आ रहा, राजा का। आज जब कजन लोग में खेला फिर देखो, अब पता चला कि हाँ वहां पे कोई गोल माल करके रखे थे, तो खेल हटा करके पहले तो कुटाई चलता, सब मिल करके राजा ही को पीट देता रख करके। तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्रोबेबिलिस्टिक बनाते हैं। तो एक आदमी देखो क्या मोड़ता है, एक आदमी जो जिम्मेदार होगा, भरोसेमंद आदमी था, उसको दिया था चीट मोड़ने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं उसको अच्छे से शफल करते हैं। शफल मतलब क्या होगा, अनबायस्ड करना, क्योंकि ऐसे मोड़ के रखे, अब फिर उठाएंगे तो हमको तो पता है राजा में कहाँ मोड़ के रखे, फिर वही उठाएंगे, फिर पीटेगा हमको। तो हम लोग क्या करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक बनाते हैं, यानी कि अनबायस्ड बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में बायस्ड का कोई जगह नहीं है, हम लोग का जगह किसका रहता है, अनबायस्ड का रहता है। उसके बाद में हम लोग दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या रहेगा देखो, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, और एक रहेगा हम लोगों का टोटल आउटकम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फेवरेबल और टोटल आउटकम। अभी ये क्या होता है देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई हम लोग गेम खेल रहे हैं, अब मेरे पास में एक डाई है, जब डाई रोल करेंगे मतलब डाई को फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है भाई, आउटकम्स आ सकता है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो ये हम लोग का 6 आउटकम्स आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल आउटकम्स। या मान लेते हैं कि हम कोई कॉइन को अगर टॉस करते हैं, कॉइन अगर टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, ए आएगा। तो ये जो दोनों हुआ, ये दोनों हुआ हम लोग का टोटल आउटकम्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। देखो क्या बुक में लिखा रहता है सैंपल स्पेस, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे टोटल आउटकम्स। ये भी क्या हुआ, एक पॉइंट को टॉस करने का सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स हुआ। अब आते हैं फेवरेबल में। सर फेवरेबल क्या होता है, अब सपोज करो कि मेरे सामने एक स्टूडेंट आके बैठा हुआ है, हम उसको बोलेंगे देख भाई अगर ऑड आता है, हम डाई को रोल कर रहे हैं, अगर ऑड आता है तो तुम जीत गए, तुमको उबला हुआ अंडा मिलेगा, ठीक है इनाम उबला हुआ अंडा देंगे। अब देखो ए इवेंट, हम नाम दे दिया ए इवेंट, और हम उससे कह रहे कि अगर ऑड आया तो तुम जीते। तो अब बोलो उसके फेवर में कौन कौन सा केसेस आ सकता है। ऑड के फेवर में सर 1 आएगा तो जीतेगा, 3 आएगा तो जीतेगा, और 5 आएगा तो जीतेगा। अब मान लेते हैं कि इसका नाम था मंगलू, ये था आकर के मंगलू, और बी जो था मेरा स्टूडेंट उसका नाम था जैसे उसका नाम हम ले लिया मंगू, मंगू, दोनों दोनों दोस्त नाम मिलता जुलता है ना, दोनों दोस्त आए हम। अब आकर के बैठा मेरे सामने में, तो हमारा देख भाई मंगलू अगर ऑड आएगा तो तुम जीतोगे, यानी कि तुम्हारे फेवर में क्या है 1 3 5 है। अब देखो मंगू को हम कहते हैं कि अगर इवन आया तो तुम जीत जाओगे, तो मंगू के फेवर में क्या है सर 2 है, 4 है, 6 है। तो ये मंगलू का फेवरेबल आउटकम्स हुआ, ये मंगू का टोटल फेवरेबल आउटकम्स हुआ। बट टोटल आउटकम्स कितना है सर, टोटल आउटकम्स दोनों के लिए क्या है 6 है। अब हम निकालना चाहते हैं मंगलू के जीतने का प्रोबेबिलिटी, कि सर कितना % चांस है कि मंगलू जीतेगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे होता है टोटल आउटकम्स। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई मंगलू का जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो यही फॉर्मूला है हम लोग का, नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल। अब बताओ मंगलू के फेवर में कितना केसेस है, सर 3 केसेस है, तो हम लिखेंगे 3,
एंड टोटल आउटकम्स कितना है सर 6 है, तो बाई 6 हो गया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 1 जा 2 जा तो कितना हो गया 1/2, यानी कि मंगलू के जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी कि 50% है। उसी तरह अगर हमको मंगू का देखना होगा कि सर मंगू के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो मंगू का देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3 है, और टोटल आउटकम्स कितना है 6 है, तो 3/6। अगेन इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर 1/2 होगा, यानी कि मंगू के भी जीतने का प्रोबेबिलिटी 50% है। बहुत अच्छा, तो समझ में आ गया फेवरेबल क्या होगा। अच्छा हाँ, अगर मान लेते हैं कि कोई न्यू कमर्स फ्रेशर आता है, अब आती है चुन्नी बानो, चुन्नी आके बोलती कि सर हम भी खेलेंगे हम भी खेलेंगे, लेकिन सर हम फ्रेशर है सर, मेरे को थोड़ा ना ज़्यादा फेवर कर दीजिए। हमने चलो ठीक है, तो चुन्नी के लिए हम इवेंट सी लेते हैं, और चुन्नी से हम कहते हैं चुन्नी अगर लेस देन 6 आएगा तो तुम जीत जाओगी, अगर लेस देन 6 आया तो चुन्नी जीत जाएगी। अब देखो लेस देन 6 कौन कौन आएगा सर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अच्छा ये तो बहुत ज्यादा ही जीतने का चांस बढ़ा देंगे, वो मार हो जाएगा, वो फिर बोलेगा सर 22 हो गया चुन्नी की तरफ, तो हम लेस देन ना 5 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 5 से लेसर क्या क्या है 1 2 3 4 है, यानी कि चुन्नी के फेवर में कितना केस आ रहा है सर 4 केस आ रहा है, तो चुन्नी के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल बाई टोटल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है 4 है, टोटल कितना है 6 है, 2 2 जा 2 3 जा कितना हो गया 2/3, 2/3 यानी कि 67%। तो देखो ये हो गया चुन्नी के जीतने का प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल बाई टोटल आउटकम्स, और ये हो गया हम लोग का फेवरेबल एंड टोटल आउटकम्स का कंसेप्ट। दो टॉपिक और है हम लोग का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जो बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट कीवर्ड आ जाता है और कुछ क्वेश्चन में तुम लोग खुद से समझना होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देखो अब ये होता क्या है, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक जगह होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होता है हम लोग का एग्जॉस्टिव, और एक होता है दोनों मिलाकर के होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखो बहुत माने एकदम रिक्वायर्ड लेवल से हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम लोग जो है ना बहुत अच्छे से समझ पाओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हम ऐसे हिसाब से देखो तोड़ करके पढ़ा रहे हैं, इसको ब्रेक करके पढ़ा रहे हैं, ताकि एकदम बोका से बोका बच्चा भी इन चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ जाएगा। बस स्किप तुम लोग नहीं करना, आराम आराम से देखना, ऐसा नहीं कि जो बच्चे का सही से नहीं है वो स्किप कर दिया फिर बौखने लगा, हाँ क्या हो गया समझ में नहीं आया प्रोबेबिलिटी। तो बहुत अच्छे से हम डिज़ाइन करके तुम लोग को कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का। पहले समझो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। देखो जैसा भी हम एक एग्जांपल लिए थे डाई वाला केस, जैसे सैम्पल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, और मेरे सामने दो इवेंट रखा हुआ है, एक इवेंट है ऑड का 1 3 5 और दूसरा इवेंट है हम लोगों का इवन का यानी कि 2 4 6। अब हम तुमसे कहेंगे बताओ इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन क्या है, मतलब कॉमन। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक आउटकम्स आया हो और वो दोनों में हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब डाई रोल करेंगे हम लोग, उससे जो इवेंट आएगा वो देखो या तो ए में रहेगा या फिर वो बी में रहेगा, जो भी आउटकम्स आएगा। जैसे 5 आया तो वो ए में है, अगर 6 आया तो वो बी में है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक आउटकम्स आया हो जो दोनों में हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन, अच्छा ये साइन इंटरसेक्शन का, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, और भी उसका मीनिंग होता है, आगे हम लोग सम्स में देखेंगे और क्या मीनिंग होता है। फिलहाल दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालने बोलेंगे, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। देखो कुछ कॉमन है नहीं है, तो इस तरह का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट, बहुत नाम है इसका। फिलहाल सिर्फ हम लिख रहे हैं नल सेट और एम्प्टी सेट लिख रहे हैं, जो ज्यादा फेमस वर्ड है, नल सेट और एम्प्टी सेट। अब हम बोलेंगे इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल बाई टोटल। तो इसके फेवर में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के में सर कुछ भी नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम बोलेंगे ए का प्रोबेबिलिटी निकालो तो ए के फेवर में 3 केस है। अगर हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालो तो भाई इसके फेवर में 0 केस है, सर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया 0। एंड टोटल आउटकम्स क्या है 6 है, तो 0/6 क्या होगा 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये कि सर दो सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स व्हेन द ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होगा, जब उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट
या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टू सेट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 0। जब उन लोगों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होगा तो समझ जाना वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसको दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला जब लिखेंगे तो इसका यूज होगा, तुम लोग से हम पूछेंगे, तुम लोग बताना, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव। अब आते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्या होता है, अभी अगर हम इसी सेट का अगर हम तुमको बोलेंगे यूनियन निकालो, जैसे अगर हम बोलेंगे ए यूनियन बी निकालो, ये किसका साइन है, यूनियन का। अगर हम कहेंगे तुमसे ए यूनियन बी निकालो, तो यूनियन कैसे निकलता है, यूनियन दोनों सेट को कंबाइन करने से निकलता है। दोनों सेट को कंबाइन करेंगे, तो अगर दोनों सेट को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। अगर हम पहले ए सेट लिखे 1 3 5, उसके बाद बी सेट लिखेंगे 2 4 6, अगर इसको हम अरेंज कर ले तो 1 2 3 4 5 6, देखो तो ये वापस से क्या आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। तो ये सेट क्या हो गया हम लोग का, दोनों ये दोनों इवेंट्स हो गया एग्जॉस्टिव। तो ए और बी एग्जॉस्टिव कब हो सकता है, जब इसका यूनियन वापस से क्या आ जाए, सैंपल स्पेस आ जाए, तो इस टाइम हम लोग उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव। अगर इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, देखो अगर हम बोलेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल बाई टोटल आउटकम्स। अब बताओ ए यूनियन बी के फेवर में कितना केस है, सर 6 केस है, और टोटल केसेस कितना है, सर 6 है। तो देखो कैंसिल कर दिए तो क्या हो गया 1। अगर इसको सिर्फ सेट के कंसेप्ट में समझना होगा कि व्हेन द टू सेट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव, तो आंसर उसका ये होगा व्हेन देयर यूनियंस इज अगेन सैंपल स्पेस। अगर उसका यूनियन अगर सैंपल स्पेस आ जाता है तो वो क्या होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगा। अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में समझना है, अगर ए और बी का यूनियन का प्रोबेबिलिटी अगर 1 आता है तो समझ जाना वो क्या है, एग्जॉस्टिव है। अब जरूरी नहीं कि दो ही सेट हम लोग का एग्जॉस्टिव होता है, कभी कभी ऐसा होगा ए बी सी 3 सेट मिला दिए, उन तीनों का यूनियन हम लोग निकाले एस, और फिर वो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आया, तो उस केस में ए बी सी तीनों क्या होगा, एग्जॉस्टिव होगा। देखोगे तुम लोग अगर कुछ क्वेश्चंस किए होगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि जैसे ए बी एंड सी आर श्योर इवेंट्स, जब बोलता है ना ए बी सी एंड आर श्योर इवेंट्स, तो समझ जाना वहां पे ए बी सी क्या एक एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, यानी कि उसका ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1 आएगा। तो उसको दो तरीके से याद रखेंगे, खास करके हम लोग याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी के टर्म में। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव है तो उसके यूनियन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा। सही है। अच्छा अब देखो, अब तुम लोग सोचते हो कि सर तो इसका मतलब ये है क्या कि जो एक्सक्लूसिव होगा वो एग्जॉस्टिव होगा, नहीं जरूरी नहीं है। वो तो मैं ऐसा एग्जांपल लिया है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी। देखो हम लोग का थर्ड टॉपिक क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव। तो ये जो हम केस लिए है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है कि दोनों ही एक साथ होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अभी तुम लोग और समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम ए सेट लेते हैं, ए सेट हम लेते हैं, सपोज करो कि लेस देन 5 ले लेते हैं, लेस देन 5, तो लेस देन 5 में क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। और मान लेते हैं कि बी सेट में हम ले लेते हैं इवन, तो इवन क्या होगा, देखो 2 4 6 होगा। अब हम बोलेंगे इन दोनों का यूनियन निकालो, तो यूनियन देखो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4। अब इसमें से उसको लिखना है जो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, देखो यहाँ पे 2 4 पहले से, तो यहाँ मत लिखना, यहाँ पे 6 लिख लेना, ठीक है। तो ये देखो अगर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे, अगर ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो देखो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी जो होगा इसके फेवर में कितना केस है, 5 केस है, और टोटल केसेस कितना है, 6 है। तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 5/6। ये 1 नहीं आया ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये एक्सक्लूसिव है, चलो चेक करते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन 2 और 4 है। अगर बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में कितना केस आएगा, 2 केस हैं, और टोटल केसेस कितना है 6, तो देखो 2/6, तो यानी कि 1/3 हो जाएगा हम लोग का, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव भी नहीं है और एग्जॉस्टिव भी नहीं है। लेकिन अब देखो हम एग्जाम्पल को चेंज कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस तरह सेट करने वाले हैं, जैसे इसको भी हटा देते हैं। अब देखो हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे जो हम लोग का एक्सक्लूसिव रहेगा एंड बट नॉट एक्सॉस्टिव, या फिर नॉट एक्सक्लूसिव रहेगा बट एग्जॉस्टिव, ऐसा हम एग्जाम्पल लेंगे। तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट हम लेते हैं लेस देन 5, तो लेस देन 5 में क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। अब बी इवेंट्स हम लेते हैं, जैसे ग्रेटर देन 3 लेते हैं, तो 3 से ग्रेटर में क्या आएगा, देखो 4 5 और 6 आएगा।
अब बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। सर इंटरसेक्शन आ रहा है आपका 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हम लोग का, देखो फेवर में एक ही केस है और टोटल केस है 6 है, तो इसका मतलब देखो अब ये तो जीरो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या होगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है सर, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखना है कि क्या ये एग्जॉस्टिव है, चलो देखते हैं। तो ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों कंबाइन करना है, तो कंबाइन करें तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो क्या आ रहा है सर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट एग्जॉस्टिव है। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत बच्चे लोग सोचता है ना कि अगर एक्सक्लूसिव है तो एग्जॉस्टिव होगा, ऐसा नहीं है। नॉट एक्सक्लूसिव बट एग्जॉस्टिव ये भी केसेस आ सकता है। तो तुम लोग को यहाँ पे दो कीवर्ड याद रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 एंड एग्जॉस्टिव मतलब होगा P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू 1। ये दो चीज हम लोग के फॉर्मूला में यूज होगा। चलो अब हम तुम लोग को फॉर्मूला दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे P ऑफ A, तो फॉर्मूला क्या लिखा है हम तुम लोग को, नंबर ऑफ फेवरेबल, ये एकदम सबसे बेसिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो बिना फॉर्मूला बिना कंसेप्ट का नहीं कर पाओगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको देखोगे हम लोग ना शॉर्ट में ऐसा m बाई n करके भी हम लोग डिनोट करते हैं, m बाई n। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, या इसको फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं P ऑफ A माइनस B, यानी कि A आने का प्रोबेबिलिटी जब B नहीं आएगा। ठीक है ना, A आने का प्रोबेबिलिटी और B नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक को टेनिस पसंद है एंड क्रिकेट नहीं पसंद है, ऐसा कुछ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, या फिर इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है P ऑफ A यूनियन B माइनस PB, ये एक फॉर्मूला हुआ। उसके बाद में नंबर 3 में एक फॉर्मूला देख लो, जैसे P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, माने किसी भी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो, जरूरी नहीं कि सिर्फ ए का ही कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी हो या बी का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी हो, होता है 1 माइनस पी ए। अब देखो यहाँ पी ए कॉम्प्लीमेंट था इसलिए 1 माइनस पी आ गया। अब यहाँ पे अगर पी बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पे 1 माइनस पी बी आ जाएगा, और अगर यहाँ पे पी बोका पे कॉम्प्लीमेंट आ गया है, सर बोका कहाँ से गया, बात बोका का नहीं है, बात है कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट में फोकस करो, बोका पे फोकस मत करो। तो पी ऑफ बोका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ बोका हो जाएगा। तो जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 से उसको माइनस कर देंगे, ये वो हम लोग का थर्ड फॉर्मूला। अच्छा, उसके बाद हम लोग का एक बहुत तड़कता भड़कता फॉर्मूला आएगा हम लोग का। अच्छा हाँ, एक और फॉर्मूला तो लिखाना भूल ही गए, वो तो सबसे पहले लिखना है, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत अच्छे। फिर यहाँ पे नंबर 5 में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला हम ना एक साथ लिखा दे रहे, ठीक है, जैसे इनवर्स ट्री को हम लोग एक साथ नहीं लिखे फॉर्मूला, बट इसका लिख लो क्योंकि ज्यादा है ही नहीं फॉर्मूला इसका, पी ऑफ ए यूनियन बी। उसके बाद में अब फॉर्मूला नंबर 4 को हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं। कैसे 4 को मॉडिफाई करेंगे, देखो अगर हम तुमसे ये कह दे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम सिर्फ एक्सक्लूसिव बोले, एग्जॉस्टिव नहीं बोले, अगर हम बोल देंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सर 0 हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो ये फॉर्मूला दिखने में कैसा होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। इंटरसेक्शन वाला पार्ट गया कब, जब लिखा रहेगा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 6 बना। अगर हम लोग इसको एक बार और मॉडिफाई करें, अगर हम तुमसे ये कह दे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, अगर एक्सक्लूसिव भी बोल दे एग्जॉस्टिव भी बोल दे, तो सर एक्सक्लूसिव बोलेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एग्जॉस्टिव बोलेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर कैसा बनेगा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला मिटाते हैं, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 अगर हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव एंड माने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोलेंगे तो दिखने में कैसा होगा, फॉर्मूला नंबर 7 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब यहाँ लिखा रहेगा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जब लिखा रहेगा तब ये फॉर्मूला होगा। सही है,
अच्छा, अब हम लोग आएंगे फॉर्मूला नंबर 8 में। फॉर्मूला नंबर 8 भी इसी को मॉडिफाई करके आएगा, लेकिन वो एक नया कंसेप्ट के साथ आएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पर आएगा ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, ये जो हम लिखा दे रहे हैं ना, तो फिर देखो कि सम करने बहुत ईजी होगा। फॉर्मूला नंबर 8 लिखने से पहले हम लोग समझ लेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, दोनों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। दो दोस्त है, एक का नाम है जागो, एक का नाम है भागो। दो दोस्त है, एक है जागो, एक है भागो। दोनों इंटरव्यू देने मेरे ही पास आता है, मान लेते हैं सर यहाँ बैठे हुए इन लोग इंटरव्यू लेने के लिए, सर यहाँ पे। अब जागो और भागो दोनों आता है इंटरव्यू देने के लिए। अब बोलो दोनों का जो जॉब में सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, क्या एक दूसरे पे डिपेंड करेगा? क्या जागो का सिलेक्शन हो गया है तो भागो का भी सिलेक्शन हो ही जाएगा? ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। और अगर जागो का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भागो का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ या घट जाएगा? ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि इन दोनों के सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता है। अब जागो और भागो, तुम सोचते हो कि सर कैसा कैरेक्टर है? अरे बचपन में हम एक कहानी सुने थे जागो और भागो का। ये ना दोनों बहुत बढ़िया दोस्त था, दोनों हमेशा ना साथ में रहता था, साथ में घूमना फिरना। इन लोगों का जिंदगी ऐसा था ना, ना अपना घर ना अपना कुछ, कहने को कुछ नहीं, बस ये लोग ना चलता रहता था। बहुत जमाने पहले का कहानी है। कहीं पर भी गया, किसी से काम मांग लिया, काम मिलेगा? हाँ काम मिलेगा। सर काम कर लेंगे, खाने को मिलेगा? हाँ खाने को मिलेगा। सर रह जाएंगे यहाँ पे 2 दिन? हाँ रह जाओ। वो लोग कमाएगा, खाएगा, सोएगा, फिर निकल जाएगा। वो चलता चला जा रहा। उन लोग का अपना स्टार्टिंग और एंड नहीं पता, क्योंकि दोनों थोड़ा घसका हुआ था, दो दोस्त। तो ये लोग दोनों ना ट्रेवल करते हुए कहीं जा रहे थे, पैदल चलते थे, रात हो गया, थोड़ा दोनों घसका हुआ था। तो ना एक काफला था, वो जा रहा था लोग, तो रात में वो लोग भी ठहरा हुआ था। तो उसमें से एक दोस्त जाके पूछता है कि सुनिए ना सर, ऐसा है कि रात हो गया है, हम लोग दो दोस्त कहीं जा रहे थे, तो रात बहुत हो गया, तो क्या यहाँ ठहर सकते हैं? सुबह सुबह चले जाएंगे हम लोग। तो काफिला बोला हाँ भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दो भाई नौजवान मर्द उन लोगों को मिल गया, और अच्छी बात है ना, प्रोटेक्शन हार्ड हो गया। कई बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बहुत सामान था। तो भाई मर्द जितने ज्यादा होंगे काफिले में तो एक प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। तो इन लोग उन लोग क्या मांगते हैं, लोग दोनों को गजब आदमी को रख रहा है। तो ये लोग दोनों को बोला हाँ ठीक है, वेलकम है आप लोग का, आइए, हम लोग का खाने का टाइम भी हो गया, रात में खा पी करके थोड़ा सा कुछ पार्टी वार्टी हम लोग करें, फिर सो जाएंगे। बोला ठीक है। वो दोनों को बैठा, खिलाया। बोला अभी इन लोगों का क्वालिटी नहीं पता था, उन लोगों को खिलाया पिलाया। खिलाने पिलाने के बाद में थोड़ा सा वो छोटा पार्टी वार्टी हुआ, क्या सोने गया। टेंट बना रहता था पहले, नहीं काफिला टेंट बना बना करके रुक जाता था, फिर दिन भर ट्रेवल करता था। तो टेंट बना करके था, ये दोनों भी, दोनों दोस्त हमेशा साथ में रहेगा। तो दोनों दोस्त सो गया। अब जैसे सोया है तो अचानक से इसका ये जो दोस्त है ना, एक दोस्त ना गैप हो गया वहां से, एक दोस्त गैप हो गया। कौन गैप हुआ? जागो गैप हो गया। दोनों लेट के था। अचानक से भागो देखता है कि जागो कहाँ गया। अब वो चिल्लाने लगा, जागो जागो जागो, चिल्लाने लगा। अब भाई काफिला में कितना आदमी, सब हड़बड़ा के जा गया। सोचा दुश्मन का हमला हो गया या जानवर का हमला हो गया। सब हड़बड़ा के उठा, लैंप वैम्प जलाया, वो हथियार फथियार लेकर के सब रेडी हो गया। ये चिल्ला रहा है जागो जागो जागो, चिल्ला रहा है। अब उतने में उसका दोस्त थोड़ा कोई पर्सनल काम के लिए थोड़ा हल्का हल्का होने गया था। तो उसको ना आवाज आया कि उसका दोस्त ना उसको आवाज दे रहा है, जागो को आवाज दे रहा है, जागो जागो, ढूंढ के परेशान हो रहा है। तो ये रिप्लाई में क्या बोला होगा? भागो भागो बोलते हुए दौड़ते हुए आया काफला की तरफ। अब पूरा काफला माट टान दौड़ भागना शुरू कर दिया। भागते 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 इससे पूछता है कि भाई तुम जागो जागो काहे चिल्ला रहे थे, कहा हुआ था? कोई जंगली जानवर उन आ गया था? बोला नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं मिला था। बोला दोस्त नहीं मिला था तो तुम सबको जगाए का है? बोला मेरा दोस्त का नाम है जागो। इससे बोलता है ए भाई ते भागो भागो काहे बोले था, कोई सीरियस मैटर हो गया का? बोला नहीं, मेरा दोस्त भागो को हम खोज रहे। दोनों को बैठा के अच्छा से कुटाई किया, जितना खाना और दावत हुआ तो इन लोगों का पूरा निकाल के भगा दिया दोनों को। मस्त क्वालिटी वाला दोनों दोस्त। तो खैर ये लोग दोनों आए हैं मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए, सोचो। तो हम संभाल लेंगे, टेंशन नहीं है, हम संभाल लेंगे दोनों को। अब देखो ये दोनों जो सिलेक्ट होने आया है, तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो 8 नंबर फॉर्मूला हम लोग का बनेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। देखो अगर ए और बी हम लोग का इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेगा तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता है? पी ए इंटू पी बी बनता है। अब यहीं से हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 को फिर से मॉडिफाई करेंगे, जो फॉर्मूला नंबर 9 बनेगा।
अब हम तुमसे ये कह दें कि मेरा दो इवेंट्स ए और बी, मान लेते हैं कि इसको हम ऐसा करते हैं, हाँ तो अभी एक्सक्लूसिव वर्ड हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम मॉडिफाई ऐसे करेंगे कि ए एंड बी मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, सिर्फ हम इंडिपेंडेंट बोल रहे, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि मेरा ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो फॉर्मूला नंबर 4 कैसे मॉडिफाई होगा, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और इसके लिए इसको ब्रेक करके लिखो PA इंटू PB, ऐसे ब्रेक कर दो, समझ आया, इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला मॉडिफाई हुआ, तो देख रहे ये मदर फॉर्मूला बन करके आ गया ना, ये इससे 4-5 फॉर्मूला हम लोग का निकल करके आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूला हुआ। और हाँ, जो स्टार्टिंग का ही जो हम लोग का सम रहेगा, स्टार्टिंग का सम वो इस पर रहेगा, ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट, इस पर हम लोग का रहेगा कंसेप्ट। स्टार्टिंग का सम हम लोग का इसी से होने वाला है, ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट। अब ऑड इन फेवर क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी सबका इक्वल होता है, जैसे हेड टेल आने वाला है। अब भाई हेड टेल में हम लोग जानते हैं कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी 50% और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 50%, हम लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग को लगता है कि नहीं, कोई चीज़ का आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कैसे, देखो जैसे लास्ट जो हम लोग का इंडियन क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट जो मैच हुआ था, वर्ल्ड कप खेला गया था, तो उसमें तुम लोग देखे थे कि जो फाइनल मैच हुआ था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। ये जो लोग क्रिकेट लवर है उन लोग का दिल में तो ऐसा उतर जाता है ये वाला चीज़ ना, एकदम बौखला जाता सुन करके, याद जब आता है। तुम लोग को याद होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच हुआ था, तो उसमें हुआ क्या था, इंडिया फाइनल मैच खेलने से पहले 10 मैच खेला था और 10 में से 10 जीत गया था, शायद 10 मैच था ना, हाँ 10-11 ऐसे कुछ था, 10 मैच था, तो 10 मैच खेला था और 10 में 200 जीत गया था। ऑस्ट्रेलिया कुछ मैच हारा भी था, बट वो क्वालिफाई होकर के फाइनल में पहुंच गया था। अब फाइनल मैच किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। अब सोचो अगर दोनों बराबर बराबर मैच हारा या जीता हुआ रहता, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना करके होता, 50% करके होता। लेकिन चूंकि इंडिया 10 मैच लगातार जीत चुका था और बहुत गजब परफॉर्मेंस दे रहा था, पूरा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बना रहा था, तो अब जब फाइनल मैच जिस दिन होने वाला था, तो मैच शुरू होने से पहले जो लोग इंडिया का सपोर्टर था वो लोग ये कर दिया, ये क्या है सर, डेक चढ़ा दिया बिरयानी का। अभी मैच शुरू नहीं हुआ है। कभी कभी तो होता था कि भाई मैच शुरू हो गया है, अब लग रहा है कि मैच हम लोग के फेवर में आ रहा है, तो पार्टी का इंतजाम करते थे। भाई मैच शुरू होगा अगर 4 बजे, वो 10 बजे से बिरयानी का इंतजाम चल रहा। हम एक साहब से पूछे कि भाई अभी तो मैच स्टार्ट होने में टाइम है और इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तुम बिरयानी पहले से, बोला क्या बात करो मेरा भाई, तुम इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हो। हम लोग करते यार, तो बोला ऐसा काहे बोल दियो, हाँ इंडिया तो जीत ही जाएगा। हम लोग काहे, तुमको कैसे पता इंडिया जीत जाएगा। बोला मेरा भाई 10 मैच लगातार जीता है और ऑस्ट्रेलिया तो कुछ मैच हारा भी, और इतना गजब परफॉर्मेंस है भाई, इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। अब चूंकि इंडिया 10 मैच लगातार जीत चुका था, तो 11वां मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या था, ज्यादा था। उसको हम लोग बोलते हैं ऑड इन फेवर। अब उसका जीतने का प्रोबेबिलिटी 50% नहीं था, मान लेते हैं कि 75% था। जो क्रिकेट लवर है और जो लोग इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बाई हार्ट बाई ब्लड करते हैं, वो तो बोलते हैं 100%, बट ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं 100% आ जाता फिर प्रोबेबिलिटी नहीं होता। तो अब 75% चांस हो गया, और इसका कितना परसेंट चांस हो गया जीतने का, 25% हो गया। तो ये हो गया ऑड इन फेवर, सही है ना, जब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता। और एक होता ऑड इन अगेंस्ट, जैसे देखो इसका जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना था, 50% होना चाहिए था, बट हो गया कितना, 25। ये हो गया ऑड इन अगेंस्ट हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी कम हो गया। तो फेवर में प्रोबेबिलिटी बढ़ता है और अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो, मेरे ख्याल से फॉर्मूला नंबर 10 आ रहा है ना। तो देखो अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हारा जैसे m, प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हारा m/n है, तो ऑड इन फेवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन फेवर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, p ऑफ, ऐसे लिख रहे हैं, ऑड इन फेवर का हो जाएगा m/n-m। ये होता है ऑड इन फेवर का प्रोबेबिलिटी, यानी कि फॉर्मूला नंबर 9 या 10 ऐसे कुछ होगा, देख लो यहाँ पे 10 नंबर फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन अगेंस्ट। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है हम लोग का n-m/m, ये हम लोग का बनता है ऑड इन अगेंस्ट का। इसके बाद भी देखो 1-2 फॉर्मूला आने वाला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो अब वो जब सम आएगा तब हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो 2-3 फॉर्मूला के लिए ना जगह छोड़ दो, क्योंकि बहुत फॉर्मूला हो जा रहा है अभी हम लोग का, 2-3 फॉर्मूला के लिए जगह छोड़ दो। उसके बाद जब हम लोग सम्स करेंगे, सम्स के टाइम में जब फॉर्मूला आएगा तो फिर डिस्कस हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम लोगों को कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए
तो फिर से एक बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद सम्स करो। हड़बड़ा के सम्स में पहुंचने का जरूरत नहीं है। और देखो, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लगता होगा कि नहीं सर आपका वीडियो बहुत अच्छा है, हम लोग को समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी, और हम लोग को लग रहा है कि सर हम लोग अगर सही से करें तो एग्जाम में कुछ कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों को भी इसको बताओ। क्योंकि अगर किसी का भलाई करोगे तो तुम भलाई की उम्मीद रख सकते हो। सिर्फ तुमको अच्छा लग रहा है अपने तक चाँप के रख लिया, अच्छा बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तक एनी हाउ वीडियो पहुंच ही जाएगा। बट तुम वो इंसान बनो जो तुम भलाई करो, फिर देखना रिटर्न में तुम्हारा भलाई होगा। जो लोग किसी का भलाई नहीं करते वो भलाई का उम्मीद नहीं रख सकते। इट्स अ साइकोलॉजी। ठीक है, तो भलाई करना है हम लोग को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर। सर जल्दी स्टार्ट कर दीजिए सर, बहुत थ्योरी और बहुत लेक्चर पढ़ लिए सर, अब जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। अरे बिल्कुल, हम खुद एक्साइटेड है हमसे स्टार्ट करने के लिए, लेकिन भाई पहले थ्योरी एंड फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना थ्योरी और फॉर्मूला का सम्स तुम लोग सिर्फ रट पाओगे, सीख नहीं पाओगे। इसलिए थ्योरी एंड फॉर्मूला अच्छे से रिविजन करना होगा, उसके बाद हम लोग सम्स में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जो है पूरा फॉर्मूलाज एंड थ्योरीज अच्छे से देखे होंगे, और जब भी सम्स प्रैक्टिस करने बैठना तो एक दो बार जो है ना थ्योरी को रीड कर लेना, ताकि वो चीज़ भी तुम्हारा फ्रेश होता रहे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 5/8, यानी कि वो इवेंट को हम लोग ए लेट कर लेते हैं अगर, तो उसके होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 5/8 है। देन ऑड इन फेवर, अब तुमको बताना है कि ऑड इन फेवर क्या है। अब देखो, अब ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट अब हम तुम लोग को अलग से नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने लेक्चर में इसको पहले हम बता चुके हैं, इसी लेक्चर में। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखो कि हम वहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे, जैसे m/n, ये नॉर्मल कोई भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी था। अब लेकिन बोला है सर ऑड इन फेवर, तो बताओ ऑड इन फेवर का फॉर्मूला क्या लिखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन फेवर क्या था फॉर्मूला। सर फॉर्मूला था हम लोग का m/n-m था। वेरी गुड। चलो अगर कंपेयर करेंगे तो m की जगह क्या है सर 5 है, n की जगह में सर 8 है, माइनस अगेन m की जगह में 5 हो गया, तो 5/3। अब आंसर हम लोग के S2 में दिया हुआ है, तो इसको S2 में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 5:3। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू देखो, जस्ट उसका उल्टा है। क्या उल्टा है देखो, यहाँ पे बोला है ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट। यहाँ ऑलरेडी तुमको ऑड इन फेवर दिया हुआ है, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, जैसे हम लिख दे अगर ऑड इन फेवर, ये ऑलरेडी तुमको ऑड इन फेवर दे रखा है। क्या दिया है, 9/4। और ऑड इन फेवर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं m/n-m। अब हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, तो बताइए उस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर होने का प्रोबेबिलिटी। तो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, m/n होता है। तो हमको यहाँ पे m/n निकाल करके यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको। अब देखो ये भी बहुत आसान है m और n यहाँ से फाइंड करना। इस गिवन कंडीशन से तुम लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी m का वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 9 दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे m की जगह में 9 पुट कर देंगे। और n निकालने के लिए नीचे से कंपेयर करो, देखो n-m क्या है सर, n-m 4 दिखा रहा है, और हम लोग को तो m का वैल्यू पता है, यानी कि 9, यहाँ 4 -9 वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा 4 + 9, तो n का वैल्यू हो गया 13। तो यहाँ पे n के लिए हम लोग क्या बिठा देंगे 13, यानी कि इस इवेंट के अकर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 9/13, और ऑड इन फेवर क्या दिया हुआ था हम लोग का 9/4। देखो कितना ईजी है। बस अब यहाँ पे क्या है, ऑड इन फेवर या कोई भी इवेंट का अकर होने का प्रोबेबिलिटी, ये सब तुमको क्लियर होना चाहिए। अब अभी भी अगर कोई बच्चा बोलेगा सर ऑड इन फेवर क्या होता है, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब क्या करें भाई, एक काम करो, इस सम करो करके पहले जा करके ऑड इन फेवर से रिलेटेड जो कंसेप्ट हम बताए हैं और जो फॉर्मूला लिखे उसको एक बार देख लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाकी सम करने में। क्योंकि देखो सिर्फ एक सम करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि ये हम क्वेश्चन कर दिया और सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में छप गया, तुम वो बना करके चले आए, फुल मार्क्स तुमको मिल गया, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दे, तो सीखे हुए रहोगे तो क्वेश्चन जैसे भी चेंज करे तुम लोग कर पाओगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 तक तो फिर भी हम नॉर्मल सम्स रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 से तो हम जेई मेन और एडवांस का क्वेश्चन रखे, जो 2020 से लेकर के 25 तक हम कवर किए उसमें। तो अगर किसी बच्चों का अगर मान लेते 1 से 10 तक या थ्योरी फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं होगा, तो 11 से जो सम करेंगे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए थ्योरीज वगैरह अच्छे से कर लो, ऑड इन फेवर अगेंस्ट जो भी कॉन्सेप्ट्स है, कॉम्प्लीमेंट है, जो भी हम सिखाए, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, सब
अच्छे से थ्योरीज देख लो और सभी सम्स को समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलो, ताकि जब जेई वगैरह का हम लोग क्वेश्चन करें, अब ऐसा मत सोचना सर आप जेई काहे करवा दे रहे सर, हम तो जेई नहीं देने वाले, हम तो नीट देने वाले हैं। अरे वो सोच के हम नहीं करवा रहे कि तुम कर लोगे तब जेई में पकड़ के डाल देगा तुमको, मतलब लेवल थोड़ा सा अप करेंगे, क्योंकि देखो हो सकता है जो 2020 एंड 21 में आज से 5 साल पहले जो जेई का क्वेश्चन था वो अभी हम लोग के बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हम लोग उस तरह का क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 2 इवेंट्स है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है वो हम तुम लोग को एग्जाम्पल लेकर के, वो जागो और भागो का एग्जाम्पल लेकर हम तुम लोग को समझाए हैं और वहां पे हम तुम लोग को फॉर्मूला भी बताए हैं, तो इसलिए वाला पार्ट से हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो बोला है ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पी ए दिया हुआ है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और क्या निकालना है, पी बी निकालना है। अब अगर किसी बच्चे को अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अगर फॉर्मूला याद होगा तो उसके लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, देखो वो तुरंत समझ गया होगा कि इसको कैसे करना है। हमको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है, 4/9। अब सोचो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सर इसका फॉर्मूला था पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, और इक्वल में क्या है 4/9 है सर। अब यहाँ देखो तुमको पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 बैठा दो, और तुमको क्या फाइंड करना है पी बी, तो हम वो नहीं बैठा पाएंगे, वो रहने दो, इज इक्वल्स टू में 4/9। अब ये 3/5 को हम लोग वहां भेजेंगे तो 5 ऐसे ऊपर जाके क्रॉस होगा तो हो जाएगा पी बी इज इक्वल्स टू, अब देखो 5 जा करके 4 के पास क्रॉस होगा तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, और ये 3 नीचे आके 9 के पास क्रॉस होगा तो 3 9 जा 27। तो देखो बी का होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 20/27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखो अगर हम लोगों को इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला और कंसेप्ट याद था तो ये सब कुछ नहीं था हम लोग के लिए, कितना इजी बना लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम लोग यहाँ पे ना एक कंसेप्ट सीखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हम तुम लोग को वहाँ पे नहीं बताए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता पहले ही पार्ट में। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ये क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई भी इवेंट के होने का, यानी कि कोई भी इवेंट के अकर होने का प्रोबेबिलिटी जबकि कोई पहले इवेंट हो चुका है। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं और हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो लेट आने पे बच्चों को पिटाई करते हैं, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में लेट आता है उसको पिटाई किया जाता है। तो अब दो बच्चा जो है, जैसे वही जागो और भागो, छोड़ो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जागो एंड भागो, ये दोनों जो है मस्त मगन, दोनों खेलते कूदते स्कूल पहुंच रहा था, इन लोगों को टाइम का अंदाजा नहीं था। अब उतने में जागो क्या है वो देखता है कि भाई लेट हो गया है हम लोग को, जैसे 11 बजे पहुंचना था तो मान लेते हैं 11:10 हो गया है, यानी कि ऑलरेडी ये लोग 10 मिनट लेट हो चुका है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई लेट हो चुका है, तो भागो बोल रहा है कि अब तो लग रहा है हम लोग को पिटाई पड़ेगा। तो जागो बोल रहा है कि नहीं, अगर सर गेट पर नहीं रहे तो हम लोग बच जाएंगे, और ये बोल रहा है कि नहीं अगर सर गेट पे रहे तो हम लोग पिटाई खा जाएंगे, यानी कि मार खा ही जाएंगे। ये कंफर्म नहीं है बट देयर इज द प्रोबेबिलिटी, मार खाने का प्रोबेबिलिटी, तो हम उसको लिख रहे हैं ए इवेंट। ए इवेंट क्या हम लोग का, मार खाने का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार खाएंगे ऐसा तुम लोग के साथ भी हुआ होगा, तुम लोग को लगा हो कि भाई केस खा गए, प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाएगा तो होगा जम करके, तो कभी बच जाते कभी पकड़ा जाते, तो दोनों ही चलता हम लोग के साथ में। तो अब देखो मार खाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया पी ए, जबकि गिवन है ये स्लैश जम कर, इसका मतलब क्या हुआ गिवन, गिवन क्या है कि भाई तुमको बी इवेंट हो चुका, बी इवेंट क्या हम लोग का लेट होना, तुम लेट हो चुके हो। तो यहाँ पे मार खाने का प्रोबेबिलिटी गिवन दैट यू आर लेट, तुम लेट हो चुके हो, यानी कि ये वाला इवेंट हो चुका है, अब इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी तुमको बताना है। और भी एक दो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और भी एक दो एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज करो कि हाँ हम बाइक चला रहे हैं, और जब बाइक चला रहे हैं तो अब हम देख रहे हैं मेरा बाइक में जो पेट्रोल का बताता है ना वो देखना ब्लिंक करता रहता है पॉइंट वहां पे, अब हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट ब्लिंक हो रहा है, यानी कि पेट्रोल बहुत खत्म हो चुका है, रिजर्व में गाड़ी चल रहा है मेरा। तो अब मेरा गाड़ी कहीं पे भी रुक सकता है, हो सकता है पेट्रोल पंप जाते जाते भी गाड़ी रुक सकता है, या हम वहां पहुंच भी सकते हैं, उसके बाद जो है हम पेट्रोल ले तो गाड़ी नहीं रुके, तो गाड़ी रुक ही जाएगा, कंफर्म नहीं है, रुक भी सकता है नहीं भी रुक सकता है। तो गाड़ी रुकने या नहीं रुकने का वो जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरा ए है, ए हो गया मेरा, मान लेते हैं गाड़ी रुकने का प्रोबेबिलिटी। अब कोई पूछेगा सर आप इसका प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे, हमने गिवन दैट बी इवेंट हो चुका है, यानी कि
मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है, वो रिजर्व में चल रहा है। रिजर्व में चल रहा है तो बताओ गाड़ी रुकने का प्रोबेबिलिटी। मतलब एक कंडीशन, एक इवेंट हो चुका है, अब दूसरे इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तुम लोग और भी इसको अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में सेट करके देख सकते हो तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो फिलहाल इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, कुछ भी कैलकुलेशन करना है, उसका अपना एक फॉर्मूला होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। उसी तरह अगर मान लेते अगर ऐसा होता पी बी गिवन ए, मतलब बी का प्रोबेबिलिटी बताना है तुमको जब ए गिवन है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे में क्या बनता पी ए। तो इसको भी ना अपने फॉर्मूला वाले पेज में ऐड कर लो। हम बताए थे ना कि हम बोले थे तुम लोगों की देखना 2-3 फार्मूला का जगह छोड़ दो, क्योंकि आगे 2-3 फार्मूला आने वाला है, तो उसमें एक फार्मूला ऐड कर दो, अभी और भी आएगा। अभी हम लोग को बेस थ्योरम करना है, उसके बाद में रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, तो अभी बाकी है, मैंने और 2-3 फार्मूला आएगा। तो ये हो गया हम लोग का फिलहाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कंसेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलो अब सम करते हैं। देखो सम में क्या है, पी ए दिया हुआ हम लोग का 3/7, पी बी हम लोग का है 4/7 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को दिया हुआ है 2/9। तो हमको बताना है पी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा। तो हमको देख के समझ में आ रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा कभी कभी ना इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे पी ए बाई बी, तभी समझ जाना कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव हम लिख के दिखा दिए, तब तुमको देख के समझ में आ रहा है कि सर पी ए गिवन बी यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हम लोग का। तो इसका पहले क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला को तो इसको फाइंड नहीं कर पाओगे ना। फॉर्मूला क्या, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब देखो ये सभी वैल्यू हम लोगों को पता है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 2/9 दिया हुआ है, और पी बी कितना दिया हुआ हम लोग को 4/7 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट्स कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 7 और नीचे हो जाएगा 4 × 9। कैंसिल करो, 2 1 2 2 तो हो गया 7/18। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हम लोग का 7/18 हो गया। तो चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा क्वेश्चन 5 में आने से पहले एक और कंसेप्ट हम तुम लोग से डिस्कस करते हैं। हालांकि ये तुम लोग का क्लास 11 का कंसेप्ट है, क्लास 11 में जो तुम लोग सेट थ्योरी किए होगे उसका कंसेप्ट है, बट उम्मीद है भूल के रखे होंगे सर तो इसीलिए पहले हम बता देते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ तुम लोग को याद होगा कि हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े थे सेट थ्योरी में। डिमॉर्गन्स लॉ, इसमें 2 लॉ था हम लोग का। एक था जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे होल कॉम्प्लीमेंट। और एक फॉर्मूला होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ही हम लोग का डिमॉर्गन्स लॉ है, तो इसको तुम लोग फॉर्मूला वाले पेज में जा करके लिख लेना। हालांकि ये नया नहीं है, आपको देख के डर मत जाना सर ये क्या आ गया, ये भाई क्लास 11 का है। क्लास 11 तो ताबड़तोड़ पढ़े होगे तो इसीलिए तुम लोग को याद नहीं है, ठीक है, पर ये पुराना चीज़ है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ ना ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन में है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और उस पर हम दे देंगे होल कॉम्प्लीमेंट। फिर तुम लोग याद करो, जो हम तुम लोग को फॉर्मूला लिखा है, हम लिखा है तेरे फॉर्मूला पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 - पी ए। तो उस टाइम में देखो हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे कि मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट को हटा के अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1 - पी बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम ए को हटा करके अगर सपोज करो हम क्यू ले लेते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो 1 - पी ऑफ क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 - लगा देना, जैसे हम बताए थे ना कि पी ऑफ बो का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये मत देखो सर बो का कहाँ से आ गया, बात है कि सर उस पर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा 1 - पी ऑफ बो का। फोकस बो का पे मत करो, फोकस करो कॉम्प्लीमेंट पर, जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 - पी ऑफ वही को कर देना। तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी पर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करेंगे बोलो, इसको लिख सकते हैं 1 - पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी पर कॉम्प्लीमेंट था तो उसको 1 से माइनस कर दिया हम लोग, जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 से माइनस कर देना। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ कितना 5/13। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 8/13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है, लेकिन बहुत बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी आर रिप्रेजेंट्स
श्योर इवेंट्स। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, श्योर इवेंट्स है। हम तुम लोग को जब एग्जॉस्टिव पढ़ा रहे थे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो हम बताया था कि इसको श्योर इवेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे श्योर इवेंट्स मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव होता है। सर एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होना चाहिए, 1, है ना। हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे दो दो इवेंट लेकर के, जैसे ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, तो P ऑफ ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलाकर के श्योर इवेंट्स है, यानी कि एग्जॉस्टिव है, तो P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर साथ में बोला है कि ए बी सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो तुम लोग को याद होगा हम लोग 4 नंबर फॉर्मूला को हमें बार बार मॉडिफाई कर रहे थे ना, तो एक मॉडिफिकेशन ये भी आया था कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। चेक करना जाकर के 4 नंबर फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन था हम लोग का, कि अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी इज इक्वल टू क्या था, 1 था। अब अगर हम उसमें एक और इवेंट जोड़ दे, सी जोड़ दे, तो प्लस पी सी आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो अगर तुम्हारा ए बी एंड सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड श्योर यानी कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, दैट मींस P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा 4 इवेंट आ जाता है, ए बी सी डी करके आ जाता है, तो उस केस में हम लोग प्लस पी डी बढ़ा देंगे, बट इक्वल टू में क्या आएगा, फिर भी 1 ही आएगा। चलो, तो यहाँ पर बोला है कि सर ये कौन सा, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा इसमें सही रिप्रेजेंटेशन करा वो हम लोग को बताना है। तो सही रिप्रेजेंटेशन कब होगा, जब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो पी ए कितना है, 0.2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे पी बी क्या है, 0.7 है, सही है, एंड प्लस पी सी कितना है, 0.1 है। इन तीनों को ऐड करते हैं, जब इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1, यानी कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम लोग का सही है। अच्छा, बाकी भी चेक करते हैं और कौन सा सही है। इसमें भी देखो पी ए पी बी और पी सी दिया हुआ है, चलो इसको भी ऐड करके देखते हैं। ऑप्शन बी में देखो पी ए कितना है, 0.4 प्लस पी बी क्या है, 0.6 एंड पी सी क्या है, 0.2। भाई इन तीनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 1.2, यानी कि ये वाला सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। थर्ड वाला चेक करते हैं, यहाँ पे देखो P ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया हुआ हम लोग को, 0.5 दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं P ऑफ ए यूनियन बी। देखो P ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, और पी बी हम लोग को कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, और पी सी भी हम लोग को दे रखा है कितना, 0.2। देखो अब ये ए बी सी क्या हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो P ऑफ ए यूनियन बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं, और इक्वल टू में क्या है, 0.5 है। अब एक काम करो, इसमें बोथ साइड हम लोग पी सी ऐड कर देते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें पी बी अगर हम लोग बैठा दें वहाँ से, देखो अगर हम लोग ऐसा करें, पी बी वहाँ पे बैठा दे, अगर 0.6 कर दे, यहाँ पे 0.5 कर दे, या फिर एक काम करो, तब मेहनत करके कोई फायदा है नहीं, बोथ साइड ना पी सी ऐड कर लो, बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड पी सी ऐड करते हैं तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और यहाँ पर भी 0.5 प्लस पी सी कर दें अगर, तो यहाँ देखो 0.5 प्लस पी सी कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, 0.2 तो कितना हो जाएगा, 0.7। देखो ये भी 1 नहीं है, मतलब ये भी हम लोग का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे, इसमें तो कुछ मेहनत करना ही नहीं है, इसमें बोका बच्चा लोग होता है, इसमें ना बहुत मेहनत करने लगता है, ताबड़ तोड़ मेहनत करता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता है, बोलता सर ये ना ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। अरे कुछ गड़बड़ी नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है सर, क्वेश्चन में बोल दिया कि ए बी सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सर 0 होगा, पढ़ा है। तो अगर हमको पता है कि ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 0.1, यानी कि ये वाला भी क्या है, गलत है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो हम लोग का सिर्फ यहाँ पे एक ही रिप्रेजेंटेशन सही है, हम लोग का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखो क्योंकि यहाँ पे ना 4 कंसेप्ट है। अगर जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन ना चैलेंजिंग लगेगा, मजा आएगा। जैसे कोई गेम नहीं होता है, देखना जिन लोगों को गेम समझ में आता है तो गेम खेलने में बड़ा मजा आता है, और जिन लोगों को गेम का रूल्स नहीं पता है, जैसे अगर हमको एक बार टीचर्स ने बच्चे लोग हमको ऊनो खेलने बैठा दिया, हमको ऊनो समझ में नहीं आता क्या होता है, कैसे खेला होता है, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा, हमको बोरिंग लग रहा है। लेकिन जो बच्चे लोग को समझ में आ रहा था, लोग बड़ा मजे से खेल रहा था, उन लोग को समझ में आ रहा है कब कार्ड निकालना है, कब कार्ड अंदर करना है, क्या मार देना है किसको, क्या जीत जाना है, क्या क्या कर रहा था,
हमको समझ में हमको मजा नहीं आ रहा, हम बैठे हुए हैं। लेकिन अगर समझ में आने लगे अगर हमको, तो हमको ही मजा आने लगेगा। तो सम्स भी हम लोग का गेम की तरह होता है। अगर तुमको कंसेप्ट क्लियर है तो देखना बहुत मजा आएगा। और अब जैसे यहाँ पे देखो ना 4 कंसेप्ट है। अब जिन बच्चों को चारों कंसेप्ट क्लियर, अब बोलेगा अब मजा आएगा, अब दिखाएंगे सब में अपना क्वालिटी हम। जो बच्चा लोग को याद नहीं है, वो सब टर्म समझ में नहीं आया हुआ है या पहले से नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, तो बस ये क्या यार, एक क्वेश्चन में सर 4 कंसेप्ट है सर, कैसे करेंगे, रोना शुरू कर देगा। तो इसीलिए पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या था कि सर उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, एक कंसेप्ट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंसेप्ट क्या था कि सर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी होगा, गुड। उसके बाद में इक्वली लाइकली, सर ये क्या होता है, इक्वली लाइकली मतलब होता है दोनों के अगर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इक्वल होगा, उसको लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली बोलते हैं। नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, अब एग्जॉस्टिव मतलब होता है कि सर पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, इक्वल्स टू 1। नॉट एग्जॉस्टिव मतलब नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोग का 4 कंसेप्ट है। अब ये चारों कंसेप्ट अगर हमको क्लियर है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पी ए दे दिया है, पी बी दे दिया और पी ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया। वाह। अब बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला बात तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है। अगर यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 दे देता तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। यहाँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देख के हमको समझ में आ गया कि एक्सक्लूसिव नहीं है, चलो ये ऑप्शन गया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट कब होगा, जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा। तो एक काम करो तुम लोग पी ए इंटू पी बी निकाल के जरा देखो तो कितना हो रहा है। अगर हम पी ए इंटू पी बी निकालते हैं तो 1/3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 1/6। मेरा पी ए इंटू पी बी आ रहा है 1/6 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है 1/4, यानी कि नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, यानी कि ये लोग इंडिपेंडेंट भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या ये इक्वली लाइकली है सर। अब देखो यहाँ पे इक्वली लाइकली मतलब क्या बताए कि दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा। क्या दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, नहीं सर दोनों सेम नहीं है, यानी कि ये इक्वली लाइकली भी नहीं है। अब आते हैं नॉट एग्जॉस्टिव। अब भाई 3 ऑप्शन अगर नहीं हुआ है तो चौथा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे टिक कर सकते हैं, हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट, बट फिर भी हम तुम लोग को ये दिखा देते हैं। नॉट एग्जॉस्टिव मतलब क्या बोला था कि पी ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो चलो एक काम करो, पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल के देख लो क्या वो 1 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ऑप्शन के हिसाब से तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, पर फिर भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लिखना होगा। और देखो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला था, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था ना। अब देखो पी ए क्या है 1/3, पी बी है 1/2 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1/4। चलो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पर हो गया -3। 4 + 6 क्या होगा 10 - 3 7/12 नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि नॉट एग्जॉस्टिव। वैसे भी हम लोग को समझ में आता है कि नॉट एग्जॉस्टिव होगा, पर फिर भी हम लोग थोड़ा मजा के लिए इसको फाइंड करके देख लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन 8 में बोला है 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2PA इज इक्वल टू 5/13 होगा और PB इक्वल टू 5/13 होगा। 2 को नीचे भेज दो तो PA कितना हो जाएगा 5/13 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 5/26। तो मेरा PA हो गया 5/26 और PB कितना है 5/13। और क्या दिया हुआ है PA गिवन B, अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया ना। PA गिवन B हम लोग को दिया हुआ है 2/5 और फाइंड क्या करना है P ऑफ A यूनियन B। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो तो क्या है फॉर्मूला, PA गिवन B क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था सर P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई PB। अच्छा ये कितना दिया हुआ हम लोग को 2/5 ऑलरेडी दिया हुआ है, सही है। अब एक काम करो PB को यहाँ पे क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू PB। अब चलो इसका वैल्यू बैठाते हैं, तो 2/5 इंटू PB, PB कितना है यहाँ पे देखो 5/13, तो यहाँ बैठा देंगे 5/13। अब यहाँ पे 5 कैंसिल तो क्या बचा 2/13, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आया
2/13 है। अब तुम लोग सोचते हो कि सर निकालने बोला है पी ऑफ ए यूनियन बी और आप निकाल दिए हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो सर क्या गलत निकाल दिया, आप गलत बना दिए सब? अरे बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला चेक करो तुम लोग। एक फॉर्मूला है हम लोग का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था? पी ए प्लस पी बी, और पी ए यूनियन बी निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला लगाओ। क्या था फॉर्मूला? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुमको पी ए यूनियन बी निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जब तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास पी ए और पी बी है, तुम्हारे पास ये नहीं था, तो इसके हेल्प से हम देखो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए। अब तीनों वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, जेई लेवल का क्वेश्चन है, बट अब ऐसा मत सोचना कि सर आप जेई लेवल करवा दे रहे हैं, हम लोग को तो जेई देना नहीं है। अरे जेई का बहुत पहले का क्वेश्चन है ये, लेकिन अब ये बोर्ड के लिए हम लोग का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि रास्ते में कहीं दिखोगे और तुमको उठा के जेई में भर देगा, ऐसा भी नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखो पहला क्या है, पी ए गिवन बी, ए गिवन बी कितना दिया हुआ है? 0.8। पी ए गिवन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और यहाँ पे है 0.8 यानी कि डेसिमल हटा दे तो 8/10 यानी कि 4/5। चलो उसके बाद क्या दिया हुआ देखो, पी बी गिवन ए, पी बी गिवन ए दिया हुआ है कितना है सर? 0.6। अगर इसका हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बैठाए तो क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, और इक्वल टू में क्या डेसिमल हटा दें तो हो जाएगा 6/10 यानी कि 3/5। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से हम लोग ना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग यहाँ से सॉल्व, अच्छा यहाँ पे पी ए होना चाहिए ना, नीचे में देखो ए है यहाँ पे ना, तो ए होना चाहिए। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किया जाए। हम लोग एक काम करते हैं, अच्छा और क्या इन्फॉर्मेशन है देखो, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा यानी कि डिमॉर्गन्स है, याद रहे अभी हम लोग कुछ सम पहले किए थे ना डिमॉर्गन्स, तो हम लोग को यहाँ पर भी डिमॉर्गन्स यूज करना होगा। फिलहाल देखो अभी इन दोनों में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी है और यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बाई पी ए हम लोग के पास में है। अब पहले हम लोग ना इसमें काम कर लेते हैं डिमॉर्गन्स के लिए। क्या है यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना दिया हुआ है? 0.7 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिमॉर्गन्स लगाए तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी पर होल कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू में क्या है? 0.7। हम क्या बताए थे, किसी पर भी कॉम्प्लीमेंट होगा जस्ट 1 से माइनस करो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू में 0.7। अब यहाँ से अगर हम लोग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है अब यहाँ पे लेकर के आओ, यहाँ पे ला करके हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.3 बैठाए अगर, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 0.3, यहाँ पे पी बी और इक्वल टू में क्या है? 4/5 है। अब यहाँ से काम करते हैं, पी बी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू 0.3 इंटू 5/4। इसको सिंप्लीफाई करो, डेसिमल हटा करके नीचे हम लोग जो है 10 ले लेंगे, यहाँ 5 1 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो क्या बचा ऊपर में? 3/4 2 जा 8। ये हो गया हम लोग का पी बी। उसी तरह यहाँ पे देखो पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए फिर यहाँ पे 0.3 बैठाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा और इक्वल टू में क्या है? 3/5। फिर यहाँ से अगर हम लोग पी ए को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 5/3, यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 10 ले लो, यहाँ 3 कैंसिल करो, 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल करो, तो पी ए कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो पी बी का वैल्यू निकल गया हम लोग के पास में, पी ए का वैल्यू निकल गया है, और हम लोग ऐसा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन अभी तक हम लोग अपने मेन क्वेश्चन में नहीं गए। हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या है? हम लोग को फाइंड करना है पी ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी देखो पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग करेंगे। कैसे देखो, क्वेश्चन देखे कोई घबराना नहीं, ठीक है, आराम आराम से करना। जैसे देखो पी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है हम लोग का? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बी पे क्या लगा दिया? कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो तुम भी यहाँ बी पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट लगाओ। अब जाकर के चेक करो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हम तुम लोग को फॉर्मूला लिखा के रखे हैं। सर क्या है फॉर्मूला? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखना दो फॉर्मूला लिखा है, तो उसमें से ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं।
और पी बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे, 1 माइनस पी बी कर दोगे। चलो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखो पी ए कितना आया हम लोग का 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका भी डेसिमल हटा के इसको भी फ्रैक्शन में ले लो, 3/10 कर दो तो हो जाएगा 3/10, 1 माइनस पी बी हो गया हम लोग का 3/8। अब तो एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ पे एलसीएम होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3। तो ऊपर हो गया हम लोग का 2/10, इनटू करेंगे नीचे वाला कन्वर्स हो जाएगा तो हो जाएगा 8/5। चलो और कैंसिल होगा, यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, 2 ऊपर हो गया 2 4 ज़ा 8 और नीचे 5 5 ज़ा 25। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे 0, 25 3 ज़ा 75, क्या बचा 5, फिर 2 ज़ा ले जाएंगे यानी कि 0.32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा यहाँ पे देखोगे हम यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन था, जो गिवन इंफॉर्मेशन था, वहाँ पे हम डेसिमल को हटा के बाई में 10 लिए थे। चाहो तो तुम लोग डेसिमल के साथ भी काम कर सकते हो। डेसिमल के साथ काम करोगे तो इससे एक फायदा ये होगा कि कुछ स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते 10 स्टेप का सम है तो 7 स्टेप्स में हो जाएगा, लेकिन क्या ना कुछ बच्चे डेसिमल लेके चला नहीं पाते, तो इसीलिए हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अगर कोई बच्चे लोड ले पाओगे डेसिमल का तो तुम लोग डेसिमल को हटा करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत करना, पूरा कैलकुलेशन डेसिमल में ही करना है, इससे कुछ स्टेप्स बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। तुम लोग यहाँ पे ना सबसे पहले पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो। सर क्यों, पहले क्यों पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले, अरे अभी पता चल जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं। अब तुम लोग सोचते हो कि सर क्यों आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, यहाँ तो कुछ और निकालने बोला सर, गलत समझ सिखा रहे हम लोग को। अरे इतना दिमाग मत चलाओ, मेरे साथ चलो। अभी देखो पी ए कितना दिया हुआ है सर 2/3 है, पी बी कितना दिया हुआ है सर 1/2 है, ए यूनियन बी क्या दिया हुआ है सर 5/6 है। एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 4, 2 3 3 माइनस 5। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 + 3 7, 7 - 5 2/6, 1/3 कितना आ गया 1/3। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 1/3। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आया सर आप क्यों निकाले पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे भाई लो अब किए देते हैं, क्या फाइंड करना है, पी बी गिवन ए, फॉर्मूला लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्या है फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। ओ अच्छा सर अब समझे आप काहे इंटरसेक्शन बी निकलवाए, क्योंकि सर आपको यहाँ वैल्यू पुट करवाना था ना। अरे हाँ भाई इसीलिए गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, इसीलिए हमें इंटरसेक्शन भी निकलवा दिए थे 1/3। और पी ए हम लोग का क्या दिया हुआ है, देखो पी ए हम लोग का है 2/3 दिया हुआ है, 3 3 उड़ा दो, क्या बचा 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। याद आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब क्या होगा, हाँ सर पता है क्या होगा। पी ए दिया हुआ है, पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और फाइंड करना है पी बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था सर, इसका फॉर्मूला था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ सर बढ़िया, ये वाला फॉर्मूला मुझे याद है। अब अगर हम क्वेश्चन में बी पर कॉम्प्लीमेंट लगा दे तो यहाँ पर भी बी पे कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर भी बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब चूंकि इसका वैल्यू पता है हम लोग को, वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको उतार दो, पी ए प्लस पी बी। अच्छा पी बी के लिए, पी बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ये लिख सकते हैं ना 1 माइनस पी बी, हाँ सर लिख सकते हैं, पी बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी हम दोनों को फॉर्मूला लिखा के रखे हैं, क्या है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6। अब यहाँ पे काम करो, पी ए उतार दो, 1 माइनस पी बी रहने दो और यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा पी ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इज इक्वल टू में 0.6। यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर पी ए और माइनस पी ए हम लोग का कैंसिल हो रहा है। अच्छा फिर देखो अब एक काम करते हैं, ये 1 को वहाँ भेज दो तो बचेगा माइनस पी बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ ए। अच्छा ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स था तो इसका मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सर, पी ए इंटू पी बी होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। और ये 1 वहाँ गया तो 0.6 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे माइनस पी बी प्लस
यहाँ पे पी ए का वैल्यू बैठाओ, क्या है सर 0.2 है, साथ में पी बी है, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा -0.4। अब यहाँ देखो ये पी बी मतलब क्या, -1 पी बी, -1 प्लस 0.2, बताओ क्या होता है सर, -1 प्लस 0.2 हम लोग का -0.8 होता है पी बी। हाँ चलो बढ़िया, बहुत सही। तो देखो माइनस ऑफ 0.8 पी बी और इस इक्वल्स टू में क्या है -0.4। अब ये माइनस माइनस हटा दो, पी बी को रोक लो, 0.8 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा 0.4, डेसिमल डेसिमल हटा दो, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2 क्या होता है 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखो पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, और क्या फाइंड करना है, पी ए बाई बी। हम तुम लोग बताया ना ए बाई बी मतलब क्या होगा, ए गिवन बी, ठीक है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और लिखने का थोड़ा तरीका अलग यहाँ पे हो गया। फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठा देंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4/13, और पी बी कितना है 9/13, कैंसिल करो, क्या बचा 4/9, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, तुम लोग को यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ना पी ए तुम लोग को दे रखा है, हालांकि इस क्वेश्चन में पी ए का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे देखो पी बी है और पी ए इंटरसेक्शन बी है, तुमको फाइंड क्या करना है, पी ए गिवन बी फाइंड करना है। तो पी ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है, देखो ये होता है। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/5, पी बी क्या है 1/4, जब इसको कन्वर्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बहुत बच्चों लोग क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के कंफ्यूज आता है, सोचता है यार पी ए कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, उसको लगता है उसका सम गलत बन गया। नहीं, तुमको कंफ्यूज करने के लिए पी ए दिया हम लोग को, यही हम लोग का पी बी, और इससे हम लोग काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 में क्या दिया है, 2PA इज इक्वल टू PB, और इक्वल टू में क्या है 6/13। तो हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं, जैसे 2PA इज इक्वल टू 6/13 और PB इक्वल टू भी क्या होगा 6/13 होगा। अब एक काम करो, PA को यहाँ पे रोक लो, या फिर ऐसा करो ना 2 1 जा 2 3 जा कट कर दो, तो तुम्हारा PA कितना हो गया 3/13 और PB कितना हो गया 6/13। और क्या दिया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग को दिया हुआ है, पी ए गिवन बी हम लोग को दिया है 1/3। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और इज इक्वल टू में क्या है 1/3। देखो हम लोग पी बी का वैल्यू जानते हैं कितना 6/13, तो एक काम करते हैं पहले पी बी को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, तो हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3 इंटू पी बी। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे पी बी का वैल्यू बैठा देते हैं, पी बी कितना दिया हुआ हम लोग को, पी बी हम लोग को दिया हुआ है, देखो यहाँ पे निकाल के रखे हैं 6/13, यहाँ पे कैंसिल होगा 3 1 जा 2 जा, तो कितना हो गया 2/13 हो गया। तो ये क्या निकला हम लोग का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन सर ये तो निकालने नहीं बोला है, हम लोग को तो फाइंड करने बोला है पी ऑफ ए यूनियन बी। हाँ तो एक काम करो ना, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला सर, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। अब देखो पी ए हम लोग को पता है 3/13, पी बी हम लोग को पता है 6/13, और पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग जानते हैं 2/13। बस वैल्यू पुट करके प्लस माइनस करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखो बोला है टू इवेंट्स ए एंड बी हैव प्रोबेबिलिटी 0.25 एंड 0.50 रिस्पेक्टिवली। दो इवेंट है, ए है और बी है, दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.25 और इसका दे रखा है 0.50। फिर बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली इज 0.14। ए और बी दोनों अकर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.14। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए एंड बी बोथ, तो ए एंड बी मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, याद रखोगे। जब भी ए एंड बीच में एंड आ जाएगा मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, लेकिन जब और आता है तो इसका मतलब क्या होता है यूनियन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए एंड बी बोथ अकर्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 0.14। अब बोला है देन द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ए और नॉर बी अकर्स। तो नीदर ए मतलब देखो अगर हम लिखते हैं पी ऑफ ए यानी कि ए अकर होगा, अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगा दें यानी कि ए अकर नहीं होगा, एंड यानी कि इंटरसेक्शन
बी भी देखो अगर नहीं होगा तो बी पर भी क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो देखो यहाँ पे फिर हम लोग आ गया डी मॉर्गन्स, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी पर कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, हाँ से लिख सकते हैं। अब देखो पी ऑफ ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट हम क्या बताएं, जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 से माइनस कर दो। तो इस बार ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट है तो उसको माइनस करेंगे 1 से, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ देखो हो जाएगा 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 प्लस पी बी का वैल्यू कितना है 0.50 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 0.14। चलो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं। तो 0.25 प्लस 0.50 क्या होगा सर, हो जाएगा 0.75। माइनस करना है किसको, 0.14 को माइनस करना है। तो 5 माइनस 4 क्या होगा 1 हो जाएगा, 7 माइनस 1 क्या होगा 6 हो जाएगा 0.0, यानी कि हो गया 0.61। अब 1 में से 0.61 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.39, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।